आइए हम लोग देखते हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण आदिकाल जो है आदिकाल से प्रश्नोत्तर को आज हम लोग ले रहे हैं। ये यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। तो राधा कृष्ण के प्रेम के अनूठा वर्णन की यदि बात किया जाए तो इसका उल्लेख हमको मिलता है पदावली में। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है। जो पदावली है विद्यापति की मैथिली भाषा में रचित है। निराला ने पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। निराला ने पदावली के जो श्रृंगारिक पदों की मादकता है उसको नागिन की लहर कहे हैं, जबकि मृगावती कुतुबन की है और जो पद्मावत ऑप्शन है जायसी की, और मधुमालती जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यह मंझन की है। इस प्रकार राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। जो नरपति नाल हैं उनका विशलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है। इसका आंसर हो जाएगा राजमती। विशलदेव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाल की रचना है। यह वीर गीत काव्य है। इसमें के 4 खंड हैं, यानी जो राजमती है इसके 4 खंड दिए गए हैं। जो प्रथम खंड है उसमें बताया गया है कि राजमती का विशलदेव से विवाह के बारे में वर्णन है। द्वितीय खंड है उसमें विशलदेव का राजमती से रूठ करके जब उड़ीसा चली जाती है उसका वर्णन किया गया है। और जो तृतीय खंड है राजमती के, तो उसमें तृतीय खंड में बताया गया है कि राजमती का विरह वर्णन के बारे में वर्णन है। और जो चतुर्थ खंड में विशलदेव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा के बारे में वर्णन किया गया है। पद्मावती की यदि बात किया जाए तो पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी की कृत पद्मावत की स्त्री पात्र है। जो पद्मावती है पद्मावत का स्त्री पात्र है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। चर्यापद के रचयिता कौन है? इसका आंसर है सब्रपा। जो चर्यापद है एक गीत है। इस गीत में जब सामान्य अनुष्ठान के समय ये गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखा गया है जिसका दोहरा अर्थ होता है। लेकिन यदि बात किया जाए वहीं पे दोहा कोश की, दोहा कोश सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ है। एक यहाँ पे पद दिया जा रहा है कि प्यू चित्तोड़ न आवियु सावड़ पहली तीज, जोवे बाट बिरहड़ी खीड़ खीड़ अड़वे खीज, संदेशो पिय साहिबा पाछो फिरिए न देह, पंछी लाग्या पिंजरे छूटड़ रो संदेह। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो इसका जो आंसर होगा खुमाड़ रासो। खुमाड़ रासो की ये पंक्तियाँ दी गई है, जो कि खुमाड़ रासो एक प्रबंध काव्य है दलपति विजय द्वारा रचित। पद्मावत जायसी द्वारा रचित है, यानी जायसी के पद्मावत है। और कंकड़ चरिऊ की यदि बात किया जाए तो यह कनकामर मुनि द्वारा रचित है। कंकड़ चरिऊ कनकामर मुनि द्वारा। और ढोला मारूरा दोहा कल्लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्टकेदार है। अब अन्य जो रचनाकार और रचनाएं हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। जगनीक के परमाल रासो, श्रीधर का रणमल छंद, नरपतिनाल का विशलदेव रासो। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? यानी सिद्ध और योगी के बारे में किसने कहा है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकता है। ये जो है हमारे प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में ये किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नामक ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? तो 1929 में। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना सोमप्रभ सूरी ने किया है। जो सोमप्रभ सूरी है गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, और जिनका आविर्भाव की यदि बात किया जाए तो 1252 विक्रमी संवत में माना जाता है।
और कुमारपाल चरित के रचनाकार हेमचंद सूरी, हमीर रासों के रचनाकार सारंगधर, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरुतुंग, संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान है। संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान। इसको इस तरह से भी हम लोग याद कर सकते हैं, अब दूर नहीं संदेश भेजना, अब दूर नहीं संदेश भेजना, यानी अब्दुल रहमान किसके लेखक है? संदेश रासक के। जो संदेश रासक है इसको हम लोग पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ मानते हैं। अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ माना जाता है। यानी आगे हम लोग देखेंगे देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक ही है। यानी धर्मेत्तर ग्रंथ मानते हैं, धर्मेत्तर रास ग्रंथ भी माना जाता है और उसके साथ साथ मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ भी संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नरपति नाल ने विशलदेव रासों की रचना की है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की, परमाल रासों ने आलखंड की रचना, परमाल रासों यानी आलखंड की रचना जगनीक ने की है। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो ये बंगला से है। यानी विद्यापति की जो पदावली है मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बंगला से प्रभावित है। जो विद्यापति के बारे में यदि बात किया जाए तो विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे और विद्यापति के कुछ ग्रंथों को हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। तो जो इनके संस्कृत के ग्रंथ है शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, ये संस्कृत में लिखे गए हैं। अवहट भाषा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विद्यापति की अवहट में रचित रचनाएं कौन कौन से थे। कीर्तिलता कीर्तिपताका अवहट में, कीर्तिलता कीर्तिपताका अवहट में, और मैथिली में पदावली, मैथिली में इनकी रचना है पदावली और गोरख विजय, मैथिली में पदावली और गोरख विजय। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहे। बच्चे क्या बोलते हैं? जातीय कवि। किसको? विद्यापति को। बच्चन सिंह जातीय कवि कहे हैं विद्यापति को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहते हैं। वही बात किया जाए कि विद्यापति द्वारा जो कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई। विद्यापति द्वारा कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। भल्ला हुआ जो माड़िया बढ़ी हमारा कंत, कज्जेजम तू वयम सिंहऊ भई जय भंग्या अरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये हेमचंद की है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। जो हेमचंद है गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। हेमचंद प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और उनके व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हेमचंद जो जैनाचार्य थे उनके व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या था? तो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। हेमचंद का यह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध भी हुआ है। तो क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा सा इसमें और देख ही लेते हैं सिद्ध हेमचंद के बारे में। जो ये सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों का समावेश दिया गया है। जो सिद्ध हेम है इसमें संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों के बारे में दिया गया है। हेमचंद को प्रकृति का पाणिनि भी माना जाता है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देसी नाममाला कोश तथा छंदानुशासन हेमचंद की प्रमुख रचनाएं हो गई। सारंगधर के द्वारा रचित सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्मकोश है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कढ़पा के बारे में। जो कढ़पा है 84 सिद्ध हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। तो कढ़पा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे।
कौन? कढ़पा। और इनके गुरु का नाम था जालंधरपा। इनके गुरु का नाम जालंधरपा। ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? यानी आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल को चारण काल रामकुमार वर्मा। यानी ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं कि आदिकाल में राम के चरण में जाते थे। आदिकाल में राम के चरण में, यानी आदिकाल को चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास 1938 में एक इतिहास ग्रंथ लिखते हैं और उसी में आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहे हैं। आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने बोले हैं? रामकुमार वर्मा ने। केवल यदि चारण काल की बात कर लिया जाए तो चारण काल ग्रियर्सन बोलते हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। अपभ्रंश काल कौन बोलते हैं? धीरेन्द्र वर्मा। आरंभिक काल मिश्र बंधु। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीजवपन काल को कौन कहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रामचंद्र जी वीर थे, तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को आदिकाल ही किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को आदिकाल ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन कहते हैं आदिकाल को। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? अमीर खुसरो किस काल से संबंधित है? हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? कौन? अमीर खुसरो। तो आदिकाल से हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं, आसान क्वेश्चन है। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन था अमीर खुसरो का। ये निजामुद्दीन औलिया जो थे उनके शिष्य हुआ करते थे और खड़ी बोली का आदि कवि भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। और खुसरो ने 11 राजाओं का शासन दिल्ली के सिंहासन पर देखा है। यानी अमीर खुसरो 11 राजाओं का शासन दिल्ली के सिंहासन पर देखा है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि और कवियों में राजकुमार की संज्ञा देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाकवि किसने कहा है? तो ईश्वरी प्रसाद ने। और कवियों में राजकुमार ईश्वरी प्रसाद ने। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताए हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को हम लोग ले लेते हैं, जैसे खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गज़ल। गज़ल के लिए बहुत ही फेमस माने जाते हैं अमीर खुसरो। अब एक तिरहुत के राजा हुआ करते थे शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण जो है दान वाक्यावली नामक एक ग्रंथ में किया गया है, जो कि संस्कृत ग्रंथ है। यानी दान वाक्यावली में किसका वर्णन है? तिरहुत के राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। यह किस भाषा में है? तो संस्कृत ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? तो विद्यापति ही हैं। दान वाक्यावली विद्यापति। विद्यापति के गुरु का नाम हरि मिश्र था। ये भी बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। और आगे हम लोग देखते हैं कि विद्यापति की अन्य संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो एक तो दान वाक्यावली हो गया, और आगे हम लोग देखते हैं तो और कौन सा? शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली गोरक्ष विषय नाटक जो कि है की रचना की है। गोरक्ष विषय कौन सा विधा है? तो नाटक है। कीर्तिलता का कीर्तिपता का अवहट भाषा में रचित विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं पदावली के सिंगारिक पदों को की मादकता को नागिन की लहर कहे हैं। और जो विद्यापति है शैव धर्म से संबंधित है। और राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलाकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। और बात किया जाए पद्माकर की, जो कि रीतिकालीन कवि हैं,
इन्होंने पद्माकर ने प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की है। और प्रमुख रचनाकार भूषण ने शिवराजभूषण, शिवाभावनी, छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। अब फिर से विद्यापति पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कौन कहते हैं? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। इनका एक और कथन है रामचंद्र शुक्ल का कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली की सिंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेव उपासक स्वीकार किया है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री विद्यापति को क्या कहते हैं? पंचदेव उपासक। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहा है। और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं कि आदिकाल के